नमस्कार। पिछले सेशन में इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है उस सेशन में आप लोगों ने प्री हिस्ट्री अर्थात प्रागैतिहास का एक पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था कि प्रागैतिहासिक संस्कृति से हमारा आशय क्या होता है, पुरातत्व असल में किसे कहा जाता है, आदिम मानव को जानने के साधन कौन कौन से हैं और इनका कालखंड असल में क्या था, क्या है असल में इतिहास, आद्य इतिहास और प्रागैतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। पिछला सेशन जो हमने छोड़ा था मैं कहानी को वहीं से आरंभ करता हूँ। अब इंडियन प्री हिस्ट्री का जो कैलेंडर है, भारतीय प्रागैतिहास का जो पंचांग है, आज के सेशन को हम वहीं से आरंभ कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस पूरे कैलेंडर को तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिएगा, तो जो आप लोगों ने पिछले सेशन तक देखा, सीधा हम अपनी बात को वहीं से लेते हैं। आप लोगों ने देखा था कि क्रिश्चियन थॉमस या हम बात करें जॉन लुबाक या एडवर्ड लोथार्टने के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इनमें कुछ साइंटिफिक था, सेमी साइंटिफिक कह सकते हैं, और कुछ बिल्कुल ही इनकम्प्लीट सा था कि आपने मेसोलिथिक जो इतना महत्वपूर्ण पाषाण काल का दौर है उसको आपने लगभग उपेक्षित कर दिया। तो पूरा क्लासिफिकेशन को समझिएगा, आराम से नोट्स लिखिएगा और अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। तो जब हम भारतीय प्रागैतिहास की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग उसे देखिए और समझिए। आइए, भारतीय प्रागैतिहास। जब भारतीय प्रागैतिहास का कैलेंडर आपके सामने आता है तो देखिएगा इसके 3 कालखंड हैं। अब कुछ बातें मैं आपके सामने और स्पष्ट कर दूं। जब हम बायो इवोल्यूशन या जैव विकास की बात करते हैं तो हिस्ट्री कभी भी ज्योग्राफी से अप्रभावित हुए रह ही नहीं सकती। याद रखिएगा, मानवीय विकास की यात्रा एवं मानवीय सांस्कृतिक तत्वों का विकास हमेशा आपके आसपास के भौगोलिक कारकों, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, उनसे अत्यधिक प्रभावित होता है। आपकी जलवायु कैसी है, इसी प्रकार से संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास भी आसपास का जो वातावरण था, जो जलवायु था, उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तभी तो आपने कहा था कि मानव निर्मित वह माध्यम जिसकी सहायता से मनुष्य अपने वातावरण में जीवित रहने का प्रयास करता है। तो जो असल में इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जिस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, प्रिमिटिव मैन या आदिम मानव या चमकीला पत्थर का मानव या औजार, पत्थर के औजार बनाने वाले पशु, जो भी आप उसको नाम दें, क्वार्ट्जाइट मैन आप उसको कह सकते हैं, जो कल तक आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर सबसे अधिक उसकी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन अपने इस यात्रा को आरंभ करते हैं। भारतीय प्रागैतिहास का एक क्लासिफिकेशन, जो फाइनल क्लासिफिकेशन है, इसको मैं आपके सामने अब रखता हूँ। देखिएगा, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास को हम 3 विशिष्ट भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो दौर है वो है असल में पुरापाषाण का, फिर है मध्य पाषाण और एक है नवपाषाण। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लीजिएगा पुरा पाषाण, सबसे पहला जो दौर है जिसके बारे में आपने कल देखा था कि एडवर्ड लोथार्ट ने इसको 3 भागों में विभाजित किया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। एक हो गया पुरापाषाण, एक हो गया मध्य पाषाण जिसको उपेक्षित किया था जॉन लुबाक के द्वारा, और याद रखिएगा एक हो गया है आपके सामने नवपाषाण। तो नवपाषाण को हमने पुकारा है नियोलिथिक के नाम से। अब इनका एक बार क्लासिफिकेशन जब आप देख रहे हैं तो इनका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आप लोग, टर्म भी आप लोग साथ के साथ देखते चलेगा। पुरापाषाण जिसे कि पैलियोलिथिक के नाम से पुकारा जाता है। सो देखिए, पैलियोलिथिक, इसको पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण को जो पुकारा गया है वो है मेसोलिथिक। नवपाषाण को जिस नाम से पुकारा गया है, याद रखिएगा, वो है असल में नियोलिथिक। अब फिर मैं आपके सामने चीजों को थोड़ा स्पष्ट कर दूं, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, लिथ को जो पिछले सेशन के तक आप लोगों ने देखा था वो था स्टोन, यानी कि पाषाण या प्रस्तर को हम स्टोन भी कह रहे हैं और लिथ भी कह रहे हैं। पेलियो का जो यहाँ पर अर्थ होता है
पेलियो का जो यहाँ पर आपके सामने अर्थ आ रहा है वो आ रहा है प्री या प्रिमिटिव, या हम कह सकते हैं ओल्ड। और लिथ का मतलब स्टोन, तो यानी कि जो पुराना है, इसलिए इसको पुरापाषाण कहा गया। मीजो का मतलब मिडिल, क्लियर है, इसीलिए इसको मध्य पाषाण कहा गया है। और नियो का मतलब है यहाँ पे न्यू, यानी कि नव, नया, नवपाषाण काल। चूंकि जो पुरापाषाण काल का जो एक अन्य नाम हमें प्राप्त होता है वो नाम है इसको प्लीस्टोसीन कल्चर भी पुकारा गया है। याद रखिएगा, इसे हमने प्लीस्टोसीन कल्चर के नाम से भी पुकारा है, यानी कि अत्यंत नूतन युगीन संस्कृति। लिख देते हैं अपन। तो अभी एक एक बात आपके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। अत्यंत नूतन युगीन संस्कृति। अब देखो इसमें एक शब्द आपके सामने आ रहा है युगीन, यानी कि यहाँ पर जो युग है, जो जलवायु है, इस संपूर्ण पुरापाषाण काल के दौर में जो लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व यानी कि मध्य पाषाण काल के आरंभ तक आ रहा है। चूंकि इस संपूर्ण दौर में जो जलवायु थी वो थी प्लीस्टोसीन, जिसको आप रिस एज भी कहते हैं। असल में इसकी पहचान सबसे पहले जर्मनी की जो रिस नदी थी वहां से मतलब पहचाना जा रहा है इसे। ये यूं समझ लीजिएगा एक प्रकार का संपूर्ण हिम आच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ, जिसको आप वातावरण कहते हैं, जहां पर अत्यधिक ठंड, आपके सामने बड़े बड़े ग्लेशियर्स वाली उफनती नदियां, आपको बाढ़ युक्त नदियां, ये वो दौर, इसको आप आइस एज या बर्फ युग के नाम से भी, हिम युग के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। इसीलिए पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक को आपने प्लीस्टोसीन कल्चर अर्थात अत्यंत नूतन युगीन संस्कृति भी पुकारा है। क्लियर है? तो पहली बात तो यदि प्रश्न आ जाए कि पुरापाषाण काल में जलवायु कौन सी, तो प्लीस्टोसीन है। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक आते आते चूंकि मौसम थोड़ा सा गर्म होना चालू हो गया था, ग्लेशियर्स टूटने चालू हो गए थे, थोड़ी वातावरण शुष्क होना चालू हो गया था, यानी कि बर्फ जब घटेगी गर्मी बढ़ेगी, बर्फ जब घटेगी तो धरती की सतह नंगी होगी, अर्थात धरती की सतह हमें स्पष्ट तौर पर नजर आएगी। क्लियर? ऐसी स्थिति में जब ठंड कम होती है और माहौल या जलवायु थोड़ी सी गर्म होती है तो प्राणियों के विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसीलिए जिसको आपने होलोसीन एपोक या होलोसीन एरा या नूतनतम युग भी कहा है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, वहां पर आपको प्राणियों की प्रजाति, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, हमें पुरापाषाण काल की तुलना में ज्यादा नजर आता है। क्योंकि संपूर्ण पुरापाषाण काल में प्लीस्टोसीन में संपूर्ण धरती बड़े बड़े हिमखंडों, पर्वतीय हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ है। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर प्राणी प्रजातियां, जिनमें वनस्पति भी है, जीव जंतु भी है, हमें कम से कम नजर आएंगी। जबकि मैं बात करूं आपके सामने मीजोलिथिक और नियोलिथिक दौर की, यानी कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के दौर की, तो स्पष्ट तौर पर चूंकि वहां पर होलोसीन युग है, नूतनतम युग है, तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, धरती की सतह बर्फ से मतलब आच्छादित नहीं रहेगी, तो फिर वहां प्रजातियां ज्यादा पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो जलवायु है मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल में वो होलोसीन है। तो एक बात तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ की जो जलवायु आपको पाई जाएगी वो है असल में होलोसीन। सेम इधर भी आप लोग कहेंगे होलोसीन। तो एक तो आपके सामने ये चीज आ गई है कि इनकी जलवायु क्या क्या थी। दूसरी बात, अभी यदि हम बात करें इस संपूर्ण दौर की कि साहब ये इनकी अवधि कितनी है, तो संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास जो है वो मोटे तौर पर 6 लाख, पिछले सेशन में आप लोग देख चुके थे, वर्ष पूर्व भी कह सकते हो, ईसा पूर्व भी कह सकते हो, 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूं आपको 1000 ईसा पूर्व तक आके टिकता है। वैश्विक संदर्भ की बात की जाए तो वैश्विक संदर्भ के अंदर, चूंकि हमने पिछले सेशन में देखा था कि इथियोपिया में लूसी नामक स्थान पर लगभग 6 वर्षीय एक बालिका का मादा कंकाल प्राप्त हुआ, जिसको संपूर्ण आधुनिक मानव प्रजाति, जिसको आप होमो सैपियन सेपियन कहते हैं, उसकी मदर भी कहा गया, उसकी माता भी कहा गया, जिसको लूसी उस स्केलेटन को, उस कंकाल को, उस मादा कंकाल को
लूसी नाम भी दिया गया, क्योंकि वो लूसी नामक स्थान पर मादा कंकाल आपको प्राप्त हुआ था। अब ये तो ठीक है, एक बचकाना सी बात हो सकती है कि संपूर्ण मानव प्रजाति उस बच्ची से ही, हम जानते हैं ये पॉसिबल जैविक तौर पर ही संभव नहीं है, लेकिन एक जो कनेक्शन जोड़ा जाता है उस संदर्भ में पुरातत्व के अंदर वो बात सामने आती है। तो भारतीय संदर्भ में 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का दौर ये बतलाया जाता है। अब थोड़ा सा यदि मैं इसको और क्लासिफाइड करूं तो पूरा पाषाण काल जो है वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर आके टिकता है, याद रखना, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है सर, 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो आप इसको कई जगहों पर 10,000 से भी कह देंगे और कई जगह पर 8,000 से भी करेंगे, से लेकर यहाँ पर आप कहेंगे मोटे तौर पर 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 3,000 ईसा पूर्व तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको आपने मध्य पाषाण काल का, जिसकी जलवायु होलोसीन है। नव पाषाण काल की जो अवधि है वो मोटे तौर पर 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक आप लेकर जा सकते हैं। यानी कि नव पाषाण काल जब ताम्र धातु का प्रयोग भी आरंभ हो गया था, मेहरगढ़ जिसको आप बलोचिस्तान के अंदर सिंध वाले एरिया में, वर्तमान पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं, और फिर यहीं से जो आद्य इतिहास है जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, जो असल में आपको पूर्व सिंधु बस्तियां और इंडस वैली सिविलाइजेशन आरंभ होती है, वो दिखता है। तो नव पाषाण काल तक का जो पूरा दौर आपको प्राप्त हो रहा है ये तो है असल में लिथिक एज या स्टोन एज। लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा कि नव पाषाण काल का अंत होते होते एक धातु को विशिष्ट तौर पर काम में लिया जाना मनुष्य के द्वारा, आदिम मनुष्य के द्वारा, नव पाषाण कालीन मनुष्य के द्वारा आरंभ कर दिया गया था, और वो धातु हमें प्राप्त होती है कॉपर या ताम्र। इसीलिए वो दौर नव पाषाण काल का अंत होते होते वो मिश्रित दौर, जब नव पाषाण कालीन बस्तियों के मनुष्यों ने पाषाण उपकरण, चाहे क्लीवर हो, हैंडेक्स हो, ब्लेड्स हो, स्क्रेपर हो, ब्यूरिन हो और ल्यूनेट हो, तमाम तरह के जो स्टोन टूल्स हैं, लिथिक टूल्स हैं, उनके प्रयोग के साथ साथ मनुष्य ने कॉपर या ताम्र धातु का प्रयोग भी आरंभ कर दिया था। और सभ्यता का ये दौर या मानव जीव विकास का ये दौर या प्रागैतिहास का ये दौर जो अंत होते होते धातु के साथ मिश्रित हो रहा है, इसको जो कहा गया, अब नव पाषाण काल के बाद की बात है, फिर वो कहलाता है चैल्को लिथिक। अब चैल्कोलिथिक का मतलब क्या निकलता है हिंदी में, साथ के साथ देख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक दौर। तो ताम्र पाषाणिक दौर का मतलब क्या निकल रहा है, मनुष्य का वो दौर विकास का जब मनुष्य ने प्रागैतिहास में पाषाण उपकरणों के साथ साथ, याद रखिएगा, पाषाण उपकरणों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग भी आरंभ कर दिया था। अब इस चैल्कोलिथिक के अंदर या ताम्र पाषाणिक बस्तियों के अंदर यदि हम बात करें तो फिर आ जाएंगी नव पाषाणिक बस्तियां भी इसके अंदर आ जाएंगी, याद रखना, ठीक है। पूर्व सैंधव यानी कि जिसको हम कहते हैं प्री हड़प्पन जो टाउन्स थे, मेहरगढ़ वही नव पाषाणिक, और साथ के साथ साथ इसके अंदर सैंधव सभ्यता की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बस्तियां भी आ जाएंगी। चूंकि मनुष्य इंडस सिविलाइजेशन की जब हम बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन में मनुष्य ने थोड़ा सा मेटलर्जी या धातु कर्म को और मतलब क्या कहना चाहिए, विस्तृत कर दिया था उस ज्ञान को, कि मनुष्य ने ताम्र धातु में टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया था जो ब्रॉन्ज या कांस्य कहलाती है। तो सैंधव सभ्यता तो बेसिकली जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, अर्थात जिसको हम पुकार सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, उस रूप में सामने आती। तो अब आप यदि मनुष्य के सभ्यता के इस दौर को और स्पष्ट समझें तो सबसे पहले पाषाण क्लियर, फिर पाषाण के साथ ताम्र, फिर ताम्र के बाद कांस्य, और फिर फाइनल जाकर आयरन एज के रूप में हमें प्राप्त होता है। थोड़ा सा मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं तो इसी यात्रा को और अपन समझें तो मनुष्य का जो दौर आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें सबसे पहले आपको प्राप्त हो रहा है पाषाण दौर, जिसको आप स्टोन एज या लिथिक एज के नाम से भी
पुकारते हैं? पाषाण। पाषाण के बाद जिस सभ्यता का हम आगमन देख रहे हैं वो है असल में धातु यानी कि ताम्र। लेकिन ताम्र शुद्ध रूप में ताम्र दौर कभी नहीं आया, पाषाण काल साथ साथ चलता रहा, तो उसको आप चाल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक भी पुकारते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो इसको फिर हम पुकारते हैं चाल्कोलिथिक या हिंदी में हम इसे कहेंगे जी ताम्र पाषाणिक दौर। आपके लिए समझना फिर ये अध्याय बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की नेचर बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी जटिल है। तो फिर पाषाण के बाद मनुष्य ने ताम्र या कॉपर धातु का प्रयोग किया। फिर उसके बाद मनुष्य ने ताम्र के साथ साथ टिन धातु का भी मिश्रित कर दिया। तो कॉपर और टिन के मिलने से जो धातु बनी वो कहलाती कांस्य या ब्रोंज। देख लीजिएगा, कांस्य या ब्रोंज। और फिर मनुष्य ने उसके बाद जिस धातु को फाइनल रूप में काम में लिया, जो आज तक चली आ रही है, वो है असल में जिसको हम पुकारते हैं लोह युग यानी कि आयरन एज। क्लियर है? अब वो जो अभी पिछली स्लाइड पर जो चार्ट चल रहा है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ये मैं समझ आया कि मैं भूल गया हूं। लेकिन अब चूंकि चीजें इतनी ज्यादा इंटरैक्टिव या इंटरडिसिप्लिनरी होती कि मेरी मजबूरी है, मुझे कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, तभी आपको हायर कॉम्पिटिशन, यदि आप IAS का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वेरियस PSCs के या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चरशिप या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये इक्वली आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब आप ये देखिएगा, पाषाण काल को आपने पूरा बांट दिया। अब उसी चार्ट को फिर मैं यहाँ लेकर आ रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर आप आ गए हैं 1000 ईसा पूर्व तक। क्लियर? ये चाल्कोलिथिक की बात की जाए तो चाल्कोलिथिक आपके सामने चलता है 1000 ईसा पूर्व से। याद रखना, ये चलेगा मोटे तौर पर आपके लिए 600 ईसा पूर्व के दौर में। और फिर आयरन एज जो आरंभ होगा वो होगा 600 ईसा पूर्व से। यद्यपि लोह उपकरण काफी पहले से मिलने आरंभ हो गए, तो इतना मैं क्लियर कर दूं। दिलीप चक्रवर्ती साहब ने दक्षिण भारतीय पुरातात्विक स्थल, जिनको मेगालिथिक कल्चरल साइट्स भी कहते हैं, महापाषाणिक कब्रों वाला दौर भी कहते हैं, वहां काफी पहले से लोह बिहार के अंदर भी हमें नजर आ गया। लेकिन जिसको अपन शुद्ध आयरन एज कहते हैं, उसको आप उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड से निकाल सकते हैं, या बुद्धिस्ट एरा जिसको हम सेकंड अर्बेनाइजेशन या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला जो दौर है, माफ करिएगा, हम वहां से भी उसको ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो बात है वो ये यहाँ पर आपको नजर आ जाता है। अब थोड़ा सा पाषाण काल को अपन और समझ लें। तो पाषाण काल के तो हम लोगों ने 3 दौर यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। तो वो चार्ट को तो मैं भी लूंगा। अब थोड़ा सा एक बार कंसाइज रूप में, ब्रीफ रूप में यहाँ पे समझते चलिएगा। पहला जो दौर आप लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं जी कौन सा? पैलियोलिथिक, जिसको आपने कहा पुरा पाषाण। फिर आपने देखा मीजोलिथिक, जिसको आपने कहा मध्य पाषाण। और फिर आपने कहा नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण। फिर आपने देखा कि पैलियोलिथिक के भी हमने 3 हिस्से देखे हैं। पैलियोलिथिक के भी 3 हिस्से हमने देखे हैं। तो इन 3 हिस्सों को भी अब आप लोग देख लीजिएगा। पहला हिस्सा, फर्स्ट, 2 और 3rd, पहला हिस्सा जो आपने देखा वो देखा आप लोगों ने जो एडवर्ड लतर्थ के द्वारा दिया गया था, लोअर पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, मतलब पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा आपने देखा था मिडिल पैलियोलिथिक अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा फाइनल पैलियोलिथिक आपने देखा था अपर यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल और ये नवपाषाण काल। तो पैलियोलिथिक जो दौर है, इसी को आपने अभी एक नाम से पुकारा था, आप लोगों ने भी देखा, ये नाम है आपके सामने प्लीस्टोसीन।
सीन जलवायु वाला दौर। और इसकी जो कुल अवधि जो आपने देखी वो देखी 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की। मेसोलिथिक का आपने दौर देखा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का। और नवपाषाण काल का आपने जो दौर है वो देखा 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक का। अच्छा, एक सिफर ज्यादा लगी, ठीक है, 1,000 तक का। अब लोअर इनमें भी यदि हम प्लीस्टोसीन या पैलियोलिथिक को भी थोड़ा क्लासिफाइड करें तो एडवर्ड लोथर्ट ने जो क्लासिफिकेशन हमें प्रदान किया था, इनमें लोअर पैलियोलिथिक है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का, ठीक है। जो मिडिल पैलियोलिथिक है ये निकलकर आपके सामने आता है 1.5 लाख ईसा पूर्व से निकलकर 40,000 ईसा पूर्व तक का। और जो अपर पैलियोलिथिक निकलकर आता है वो निकलकर आता है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का। फिर 10,000 से आगे 4,000 तक मेसोलिथिक और फिर 4,000 से लेकर 1,000 तक नियोलिथिक। अब चूंकि मैंने कहा कि नियोलिथिक यानी कि नवपाषाणिक सबसे बड़ी भारतीय प्रागैतिहास में सबसे बड़ी जो नवपाषाणिक बस्ती है वर्तमान पाकिस्तान में, वो बस्ती हमारे सामने आती है, याद रखना, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जिसको आप सबसे बड़ी नवपाषाणिक बस्ती भी कहते हैं। आगे जाकर इसकी पहचान याद रखिएगा, इसकी पहचान हमें पूर्व सैंधव बस्ती के रूप में भी आएगी। और यानी कि मेहरगढ़ से हम वो अनुक्रम या वो संक्रमण काल या वो विकास की यात्रा देख सकते हैं, किस प्रकार से नवपाषाणिक बस्तियां पहले पूर्व सैंधव बस्तियों में, प्री हड़प्पन साइट्स में, फाइनली फिर वो अर्बन जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज इंडस जो सिविलाइजेशन साइट्स हैं उनमें डेवलप या कन्वर्ट होते नजर आती हैं। तो नवपाषाण काल के साथ साथ मनुष्य ने, याद रखना मैं बड़ा स्पष्ट क्लासिफाई कर रहा हूं इस बात को, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और सुविधा हो जाए, कि नियोलिथिक के साथ साथ मनुष्य ने नियोलिथिक के एंड में कॉपर धातु का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। तो उस दौर को फिर पुकारा गया है चैल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक दौर, ठीक। और आगे जाकर फिर कॉपर में मिला दिया उसने टिन, और कॉपर में टिन मिलाने से उसकी जो धातु निकलकर फिर बनी वो धातु है असल में कांस्य धातु, जिसको इंग्लिश में हम पुकारते हैं ब्रॉन्ज। क्लियर है? तो इस प्रकार से, और फाइनली फिर कांस्य के बाद आता है लोह। यानी कि आप ये देखिएगा कि यदि ये पूरा का पूरा दौर हम उठाएं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में, जिसमें मनुष्य पाषाणकालीन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, ताम्र उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, ब्रोंज उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, इसी को आपने याद रखना, इसी को तो आपने प्रोटो हिस्ट्री जो पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास पुकारा है। और इस आद्य इतिहास में जो दो संस्कृतियां हमें सबसे अधिक पढ़नी पड़ती हैं वो है एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक है वैदिक सिविलाइजेशन। इनमें इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो तो है कॉपर, और वैदिक जो है वो है असल में आयरन। चूंकि आयरन समझ लीजिएगा वैदिक, लेटर वैदिक जो है मतलब ऋग्वैदिक तो नहीं, उसमें लोहे का प्रयोग हमें प्राप्त होना आरंभ होता है, लेकिन जो साहित्य मौजूद है वो मिस्टीरियस है, उसका संकलन नहीं हुआ था, उसे संहिताबद्ध नहीं किया गया था उस दौर में, तो उसको काफी बाद में संहिताबद्ध किया गया। शुरुआत में जो वैदिक साहित्य वो श्रुति परंपरा, श्रवण परंपरा पर आधारित था। अतः में कंटेम्पररी सोसाइटी, समकालीन समाज के बारे में हमें स्पष्ट तौर पर कोई प्रकाश पड़ता नजर नहीं आता है, इसीलिए वैदिक साहित्य, वैदिक कल्चर को आपने प्रोटो हिस्ट्री में डाला है। तो इंडस और वैदिक आपके ताम्र से लेकर लोहे के बीच के दौर में आ जाती है, और फिर जो लोह आयरन जो दौर है
वो आरंभ 600 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। इसको हम भारतीय इतिहास में पुकारते हैं, याद रखना, बुद्धिस्ट एरा, या जिसको हम एक अन्य नाम से और पुकार सकते हैं सेकंड अर्बेनाइजेशन का दौर, यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति का दौर भी हम कह सकते हैं। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है अब आपके सामने बिल्कुल नीर शीर की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य की जीवन यात्रा पाषाण काल से किस प्रकार से आरंभ हुई। और जो दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी जी के द्वारा जो कहा गया था कि मनुष्य एक बड़े ही असक्षम और पत्थर का औजार बनाने वाले पशु से सभ्य सांस्कृतिक कृषक समुदायों तक की जो उसकी यात्रा रही है, वही प्रागैतिहास का दौर या पुरातात्विक मनुष्य की यात्रा कहलाती है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ तक के पूरे मामले को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को और आगे आपके सामने बढ़ाता हूं। देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर अपन आगे बढ़ते हैं जी। हम थे असल में इस दौर पर। तो यहां पर आपने जलवायु देख ली, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, क्लियर है। इतनी अवधि आप लोगों ने देख ली है। अब इसको देखिएगा कि पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में विभक्त किया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले इन 3 भागों का क्लासिफिकेशन देखिएगा। नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया ना। ये है अपना यहीं तक का दौर, क्लियर है। तो भाई ये दौर क्या है, पहला जो है दौर वो तो है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा है, याद रखना, अपर पैलियोलिथिक, तीसरा ये है, ठीक है। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है इसकी अवधि है आपके सामने 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। इसकी अवधि है 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक की। और अपर पैलियोलिथिक का जो दौर है वो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का। ये पूरा का पूरा आपके सामने दौर है। अब इस पूरी बात को, इस क्लासिफिकेशन को आप लोग और कंफर्म समझ लीजिएगा, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, इन तीनों के अंदर जलवायु पाई जाएगी, वो पाई जाएगी, याद रखना, प्लीस्टोसीन जलवायु, जिसको हम अत्यंत नूतन युग भी कहते हैं, जो रही है 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल में जलवायु रही है होलो युगी, नूतनतम युग, क्लियर है, नूतनतम युग, हिंदी में लिख देते हैं इसको अपन लोग। नूतनतम युग, जब जलवायु थोड़ा शुष्क हो गया है, ग्लेशियर्स पिघले हैं और उनके पिघलने से फिर नदियों में काफी बाढ़ रही, मैदान थोड़े से यूं से ये नेकेड हुए हैं कि बर्फ से जो ढके हुए थे वो बर्फ हटी, तभी वनस्पति के उगने और अन्य प्रजातियों, जीव जंतुओं की प्रजातियों के विकास की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है जब थोड़ा मौसम शुष्क होता है, क्लियर है। ये वाला चार्ट भी मैं समझता हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें अगले दौर में ये देखना है, अगले दौर के अंदर अब हमें ये समझना होगा कि अलग अलग पाषाण युग में होमोनिड या मानव सम कौन कौन से रहे हैं, यानी कि आधुनिक जो मनुष्य है जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं, उससे मिलते जुलते क्रियाकलाप, गतिविधियां या स्टोन टूल्स का निर्माण करने वाला प्राणी कौन सा रहा है, जिसने स्टोन टूल्स की सहायता से अपनी जलवायु की विषम परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया, उन पर विजय प्राप्त करी और फाइनली उसने प्रकृति में अपना एक महत्वपूर्ण, सबसे विवेकपूर्ण प्राणी का स्थान प्राप्त करते हुए पशुपालन सीखा, आग जलाना सीखा, पहिए का निर्माण किया उसने,
कृषि सीखी, कृषक समुदायों का निर्माण किया, और आज वो रॉकेटरी जो या रॉकेट साइंस कहते हैं उसके जरिए वो चांद तक भी जा रहा है। तो देखिएगा, थोड़ा मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, इसको आप उतार लीजिएगा, आराम से पॉज करिए अपने वीडियो को। इसके बाद आप लोग चाहें तो इस वाले को भी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूरा एक आपको बुद्धिस्ट एरा तक आपको लेकर जाता है, यहाँ तक का मैटर भी आप लोग उतार लीजिए। और फिर मैं इसके बाद आपके सामने अपनी और बात को रखता हूँ। तो अब संक्षेप में अपने चीज़ें चलती रहेंगी और उससे आप लोग देखते रहिएगा। देखिएगा, प्री हिस्ट्री की अपनी बात है, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जो देख, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चार्ट को बार बार बताना पड़ेगा, थोड़ा सा पैशंस रखना, क्योंकि जब चार्ट नहीं बनेगा तो वो कंपैरेटिव स्टडी में नहीं रख पाऊंगा। इन ब्रीफ में भी आपके सामने कंपैरेटिव स्टडी रख रहा हूँ। तो प्री हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने 3 दौर देखे। पहला जो देखा वो देखा है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा है मीजोलिथिक, और तीसरा आप लोगों ने देखा है नियोलिथिक, ठीक है जी। ये दौर हम लोगों ने देख लिए हैं। अब जो पैलियोलिथिक है इसके भी हम लोगों ने 3 दौर देखे हैं। तो इन तीनों दौरों को दोबारा देख लीजिएगा, फिर चीजें बिल्कुल आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। पहला जो आप लोगों ने देखा वो देखा लोअर पैलियोलिथिक। दूसरा जो आपने देखा वो आपने देखा मिडिल पैलियोलिथिक। तीसरा जो आपने देखा वो आपने देखा अपर पैलियोलिथिक। अब हमें देखना है, जलवायु तो होगी, संपूर्ण पुरापाषाण काल में था प्लीस्टोसीन, अत्यंत नूतन युग, यानी कि इस संपूर्ण दौर में जो जलवायु रही वो है असल में, याद रखना, वो है असल में प्लीस्टोसीन एरा, यानी कि अत्यंत नूतन युग, जिसको हम असल में हिम युग के नाम से पुकार सकते हैं। मीजोलिथिक की जहां तक बात है, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इन दोनों दौर की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर जो जलवायु पाई गई है वो दोनों स्थान पर, दोनों कालखंडों में वो पाई गई है होलोसीन, यानी कि नूतनतम युग। क्लियर है, नूतनतम युग। अब हमें देखना है कि इनमें, इन अलग अलग दौर में मानव सम कौन कौन से पाए गए हैं। जो अब क्योंकि पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, आपने कहा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एवं अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है उसमें जो मानव सम पाया जा रहा है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसमें पाया जा रहा है पिथेकैंथ्रोपस एवं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो मानव सम है जिसने अपने दोनों हाथों को फ्री कर लिया, जो थोड़ा सा अर्ध उत्तान सेमी इरेक्ट पोजीशन में चल रहा है, कपी समूह से थोड़ा हटकर। और जो तीसरा जो पैलियोलिथिक का या पुरापाषाण, मतलब पुरापाषाण का जो अंतिम दौर है जिसको आप अपर पैलियोलिथिक पुकारते हैं, वहां पर आ जाता है निएंडरथल। और नूतनतम युग जो होलोसीन में मीजोलिथिक भी आ रहा है और नियोलिथिक भी आ रहा है, वहां पे फाइनली फिर रहते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। तो जो आपके सामने लोअर पैलियोलिथिक है, यहां पर जो मानव सम है अपने लिए वो है, याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मैं हिंदी में भी आपके सामने लिख देता हूं,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। मिडिल पैलियोलिथिक के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी याद रखिएगा, घास के मैदान से में पहली बार जिसने अपना अडोप्टेशन या अनुकूलन स्थापित किया वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है। तो ये भी समझ लीजिएगा कि होमो सैपियन सैपियन जो आधुनिक मानव प्रजाति है, जो हमें मीजोलिथिक से आरंभ होकर फिर नियोलिथिक जो आरंभिक कृषक बस्तियां हैं संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक में, जब अपने आप को स्थापित करता हुआ होमो सैपियन सैपियन नजर आता है, उसका जो सबसे पूर्वज जो मानव समय होमोनिड है, मानव समय यानी कि होमोनिड, मानव के समान लगने वाला प्राणी, वो है असल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जिस मानव सम का हमें विकास होता नजर आ रहा है वो है असल में, याद रखिएगा, पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस और पिथेकैंथ्रोपस के साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपको होमो इरेक्टस भी नजर आएगा, फिर बाद में निएंडरथल, फिर बाद में होमो सैपियन सैपियन। सो पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस और एक और है पिथेकैंथ्रोपस, ये लीजिएगा पिथेकैंथ्रोपस, एवं यहां पर आपको नजर आएगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है। सो एक तो आपको नजर आ गया पिथेकैंथ्रोपस और एक होमो इरेक्टस, और यहां पर जो अपर पैलियोलिथिक में जो नजर आएगा वो है असल में निएंडरथल, मानव सम, याद रखिएगा, निएंडरथल। मानव सम और मेसोलिथिक और नियोलिथिक में अभी मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। तो क्या मतलब निकल रहा है कि लोअर पैलियोलिथिक में जो मानव सम हमें देखने को मिलता है वो है असल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और जिसको आपने मिडिल पैलियोलिथिक का वहां पर एक आ रहा है पिथेकैंथ्रोपस और एक नजर आ रहा है आपको होमो इरेक्टस, ठीक है। और जो तीसरा पैलियोलिथिक का जो तीसरा अंतिम दौर है, इसको आपने कहा अपर पैलियोलिथिक, वहां नजर आ रहा है आपको निएंडरथल। निएंडरथल जो कि लो अपर पैलियोलिथिक के अंदर हमें देखने को मिलता है। और मेसोलिथिक और नियोलिथिक में जो आधुनिक मानव सम या होमोनिड है वो नजर आता है दोनों जगह पर, याद रखिएगा, होमो सैपियंस सैपियंस, क्लियर। होमो सैपियंस सैपियंस यहां पर आपको मेसोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी दोनों दौर में आपको स्पष्ट तौर पर नजर आता है। जब जलवायु कौन सी है, जब आपके सामने जलवायु आती है होलोसीन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्रश्न ये आता है कि जो आधुनिक मानव प्रजाति है जो मेसोलिथिक से आरंभ होकर नियोलिथिक में स्पष्ट तौर पर धरती पर आच्छादित होती, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक नजर आती, सबसे अधिक एक तरह से विवेकशील प्राणी, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल होमोनिड के रूप में नजर आता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि होमो सैपियंस सैपियंस का जो पूर्वज है, जो आप कह सकते हो उनका एक तरह से पूर्वज मानव समय है, वो कहां से नजर आ रहा है, लोअर पैलियोलिथिक से आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस नजर आ रहा है। मैं दोबारा क्लियर करता हूं, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लोअर पैलियोलिथिक में से आपको पिथेकैंथ्रोपस एवं होमो इरेक्टस जो मिडिल पैलियोलिथिक में, वहां से निएंडरथल जो अपर पैलियोलिथिक में, फिर वहां से मेसोलिथिक होमो सैपियंस सैपियंस और नियोलिथिक होमो सैपियंस सैपियंस, और ये होमो सैपियंस सैपियंस जो मेसोलिथिक से आरंभ होकर नवपाषाणकालीन ग्रामीण बस्तियां, कृषक बस्तियां, पशुपालक बस्तियों में पूरी तौर पर संपूर्ण विश्व के अंदर आच्छादित हो जाता है और संपूर्ण प्रकृति को एक तरह से ओवर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। उसी के होमो सैपियंस सैपियंस के डिसेंडेंट्स या वंशज के रूप में हम खड़े हुए हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये एक इसी चार्ट का एक हिस्सा यहाँ तक का आपके सामने है। आप लोग चाहें तो इसको बहुत आराम से लिख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ और इनकी कुछ कुछ विशेषता आपके सामने बतलाता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, जैसा कि मैंने कहा था अभी आपको। चलिएगा, मैं यहाँ पर तो चूंकि अब जगह नहीं हूँ, अपन नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा भी आपने कहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो पहला मानव सम हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ पर,
लोअर पैलियोलिथिक में, उसे देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आपको नजर आ रहा है वो कहां पर, लोअर पैलियोलिथिक में नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और सबसे बड़ी बात ये पहला मानव सम है जिसने घास के मैदानों के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया, अडोप्टेशन अपना स्थापित किया। याद रखना, जिस रूप में इस अध्याय को लोग आपके सामने आरंभ करते हैं, मैं थोड़ा हटकर चल रहा हूं। मैं आपके सामने मानव विकास यात्रा भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं, मानव प्रजातियों के साथ साथ। मैं अलग से स्पष्ट तौर पर पढ़ाऊंगा कि पैलियोलिथिक क्या है, इसकी खोज किसने कहां पर कैसे करी, मेसोलिथिक क्या है, लोअर पैलियोलिथिक, एक एक चीज लूंगा। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब इनकी विकास यात्रा आरंभ हुई तो जलवायु कौन सी है, कौन कौन से प्राणी मानव सम ने उस जलवायु की चुनौतियों का सामना किया, किस किस प्रकार के उपकरणों के साथ सामना किया, उन सब चीजों को आपको एक साथ देखना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों ने धैर्य रखा और धैर्यपूर्वक चलते रहे तो ये तय मानिए जब तक इस चैप्टर का अंत होगा इस एनालिटिकल स्कूल ऑफ प्लेटफॉर्म पर, तब तक आप लोग बिल्कुल निपुण होकर निकलोगे इस अध्याय से, जो जनरली प्राण निकाल देता है। पढ़ाने वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ने वालों के लिए भी। तो पहला जो मानव सम ऑस्ट्रेलोपिथेकस नजर आ रहा है, ये घास के मैदानों के साथ अपना अनुकूलन स्थापित करने वाला प्रथम मानव सम है। और इसी को, ये बात भी याद रखना, दूसरी विशेषता यदि मैं इसकी बात करूं, आधुनिक मानव प्रजाति का आधुनिक मानव प्रजाति का, क्लियर, आधुनिक मानव प्रजाति कौन सी है अपनी, होमो सेपियंस, ठीक है। तो आधुनिक मानव प्रजाति का यह यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि पूर्वज मानव सम का जो मतलब हमारे सामने निकल रहा है इंग्लिश में, वो है होमोनिड। व्हाट डज मीन ऑफ होमोनिड, इक्वल टू होमो सैपियन सैपियन, यानी कि जो आधुनिक मानव के समान जिसमें लक्षण नजर आए थे जिस कपि समूह के जिस प्राणी के अंदर, तो आधुनिक आदि पूर्वज मानव का जो होमोनिड प्राणी है वो लोअर पैलियोलिथिक का मानव सम ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जिसने पहली बार बाढ़ युक्त नदियों से घिरे हुए घने जंगलों की शाखाओं से घास के मैदान में उतरकर पहली बार घास के मैदान में अपना अडोप्टेशन, पहला अनुकूलन स्थापित किया था, वो मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, याद रखना, इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जिस मानव प्रजाति का फिर आपको विकास नजर आ रहा है, कौन से दौर में, पुरापाषाण या पैलियोलिथिक के अगले दौर में जो है कौन सा, मिडिल पैलियोलिथिक, वो है आपके सामने एक तो पिथेकैंथ्रोपस, याद रखना, पिथेकैंथ्रोपस, एवं दूसरा जो आपको नजर आता है होमो इरेक्टस, एवं होमो इरेक्टस। तो पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस हमें कहां नजर आ रहे हैं, ये पहली बात तो में नजर आ रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक में। याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो है जिसने पहली बार, मतलब समझ लीजिएगा, मैंने कहा घास के मैदान में ये उतरा, क्लियर। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, ये जो कि मिडिल पैलियोलिथिक से, ये पहला मानव सम था जिसने हैंड एक्स
हस्त कुठार का, अब ये मत समझिएगा कि हम संपूर्ण विश्व के जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनमें ये यूनिवर्सली मतलब एक नियम के रूप में स्थापित होगा, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग दौर में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ साथ पिथेकैंथ्रोपस भी हमें उसके लक्षण भी हमें लोअर पैलियोलिथिक में नजर आए, ठीक है। तो उस रूप में इस चीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लचीलापन के साथ साथ इन चीजों को देखिएगा। सो पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस, जो स्पेशली पिथेकैंथ्रोपस पहला मानव समय जिसने हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार का प्रयोग किया। अब थोड़ी सी बात और मैं आपके सामने रख दूं। भारतीय प्रागैतिहास का द फर्स्ट हैंड एक्स ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री वॉज फाउंडेड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्लियर, इन पल्लवरम, मद्रास की जो कौर्तलायर वैली है उसके पल्लवरम नामक स्थान से 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंडेक्स प्राप्त किया था, जो लोअर पैलियोलिथिक काल का है, क्वार्ट्जाइट पत्थर का बना हुआ है और एशुलियन टाइप हैंडेक्स है। संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का ये पहला हस्त कुठार है जिसको आप हैंडेक्स कहते हैं। इसको हाथ के मतलब इसमें हैंडल ही लगा होता था, इस पत्थर के उपकरण को कुल्हाड़ी के रूप में एक्स का मतलब हाथ से काम में लेते थे, इसलिए इसको हैंडेक्स कहा गया। और ये एशुलियन टाइप का क्वार्ट्जाइट पत्थर से बना हुआ हैंडेक्स है, तो वो पिथेकैंथ्रोपस के द्वारा काम में लिया गया है। सो यहाँ थोड़ा सा एक नोट लगा के मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आपको सुविधा रहेगी। तो यदि मैं भारतीय इतिहास के फर्स्ट हैंडेक्स के बारे में यदि आपको जानकारी दूं, भारतीय इतिहास के, देखिएगा भारतीय इतिहास का जो फर्स्ट हैंडेक्स हमें नजर आता है वो आता है 30 मई 1863 को। कहां से? पल्लवरम नामक स्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा मद्रास के अंदर है। और ये पल्लवरम से जो हैंडेक्स प्राप्त हुआ है, पहली बात तो किस पत्थर का बना हुआ है? तो ये बना हुआ है क्वार्ट्जाइट का। किस प्रकार का है? तो ये भी याद रखिएगा, ये है असल में एशुलियन टाइप का ये आपका हैंडेक्स है। और तीसरा इसका संबंध किससे है? तो आप लोग कहेंगे ये लोअर पैलियोलिथिक दौर का हैंडेक्स है, क्लियर। आगे जाकर 28 सितंबर 1863 को ही मद्रास की कौर्तलायर घाटी से रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिसको गलती से कई पाठ्य पुस्तकों में याद रखना, गलती से कई पाठ्य पुस्तकों में रॉबर्ट ब्रूस फूट को इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बतलाया गया है। माय डियर, दैट इज टोटली फॉल्स एंड रॉन्ग फैक्ट, अनहिस्टोरिकली फैक्ट है। The father of Indian archaeology is Sir Alexander Cunningham. सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पितामह के नाम से पुकारा जाता है। इन बातों को मैं एक एक करके आपके सामने बहुत स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन समय आने के साथ साथ अभी एक चार्ट के रूप में मैं इंडियन प्री हिस्ट्री को, क्योंकि इस अध्याय के समझने में बड़ी तकलीफ होती है कि भाई आप पाठ्य पुस्तकें या गाइड्स या नोट्स कहना क्या चाहते हैं। हम उसी दिशा में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश या क्लासिफाइड करते हुए आपके सामने रख रहे हैं सरल ल्यूसिड लैंग्वेज में। तो अब आगे जाके फिर रॉबर्ट ब्रूस फूट, अच्छा ये भी तो लिखना है ना किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो याद रखना रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है 30 में। आगे जाके 28 सितंबर 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट और उनके जो कलीग, उनके जो सहयोगी थे विलियम किंग, उन्होंने मद्रास की कौर्तलायर घाटी के एक दूसरे स्थल अतिरम्पक्कम से एक और हैंडेक्स और क्लीवर को हिंदी में विदारणी भी कहते हैं, वो खोजा था। द फर्स्ट स्टोन टूल इन इंटायर इंडियन प्री हिस्ट्री इज अ हैंडेक्स विच इज फाउंडेड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट फ्रॉम पल्लवरम इन मद्रास, विच इज क्वार्ट्जाइट हैंडेक्स मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट। और किस टाइप का है? एशुलियन टाइप का है।
एंड किस कालखंड से संबंधित है, तो वो होगा लोअर पैलियोलिथिक। इस हैंड एक्स को पहली बार जिस मानव, आराम से आप लोग यहाँ तक के पूरे मैटर को देख लीजिए, जिस मानव सम के द्वारा आविष्कृत किया गया वो है असल में कौन सा, आपको समझने वाली बात होगी, वो है असल में पिथेकैंथ्रोपस। यही पिथेकैंथ्रोपस आगे जाकर थोड़ा सा सेमी इरेक्ट, देखो पहले तो झुक के चल रहे हैं, यानी कि पैर और हाथों के द्वारा मनुष्य ये मानव सम चल रहा है। लेकिन जिसको हमने कहा मिडिल पैलियोलिथिक में पिथेकैंथ्रोपस आगे जाकर एक नए प्रजाति के रूप में विकसित होता नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा मतलब झुककर चल रहा है, लेकिन वो सेमी इरेक्ट खड़ा हो गया है लेकिन झुक रहा है, यानी कि उसने अपने हाथों को खोल लिया है, पैरों के द्वारा वो चल रहा है। अब खुले हाथों के द्वारा वो क्या काम करेगा, चीर सकता है, फाड़ सकता है, वो टहनी को पकड़ सकता है, पत्थर उठा सकता है, पत्थर के उपकरणों का निर्माण कर सकता है। तो पहली बार मानव सम जिस कालखंड में जिसने अपने हाथों को फ्री कर लिया और अर्ध उत्तान अवस्था में वो खड़ा होकर चल रहा है, विच इज होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस को ही अग्नि का आविष्कर्ता भी कहा जाता है। हालांकि अब आप लोगों को ये बात सुनकर थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य लग सकता है, जी हाँ, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। अग्नि से परिचय पूरा पाषाण काल में ही मानव सम या मानव प्रजाति को हो गया था, लेकिन अग्नि का उसने व्यापक प्रयोग, उसको यूटिलाइज उसने नियोलिथिक नवपाषाण काल में जाके किया है। इसलिए हमें कई बार लगता है कि भाई अग्नि से तो परिचय नवपाषाण काल में हुआ है, लेकिन देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ फायर, यानी कि अग्नि का परिचय मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में ही पा लिया था, लेकिन वो उसको काम में नहीं ले पाया, उसको वो प्रयोग में या उपयोग में नहीं ले पाया। अग्नि का व्यापक प्रयोग जो किया गया है वो नवपाषाण काल में किया गया है। यानी कि आप समझिएगा कि मिडिल पैलियोलिथिक में अग्नि का आविष्कार भी कर लिया गया था इसी पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस के द्वारा। हैंडेक्स को भी काम में लिया गया और इसी के द्वारा, याद रखना, क्लीवर नामक एक अन्य हैंडेक्स जिसको आप विदारणी के नाम से भी पुकारते हैं, याद रखिएगा। ये तमाम जितने भी स्टोन टूल्स हैं इनका भी मैं एक एक करके परिचय इन आगामी सेशंस में आप लोगों को इसी सीरीज में, इंडियन हिस्ट्री की इसी सीरीज में नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि क्लीवर क्या होता है, हैंडेक्स क्या होता है, ब्यूरिन क्या होता है, ल्यूनेट क्या होता है, ब्लेड क्या होता है, स्क्रिपर क्या होता है। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, अपने साथियों को जोड़कर मेरा सहयोग करना होगा ताकि मेरे अंदर का जो एंथुजियाज्म, जो उत्साह है वो बराबर आप लोगों के लिए बना रहे। तो अब देखो काफी महत्वपूर्ण चीजें आ गई है। अब फिर एक प्रश्न हमारे सामने और निकलता है, देखो फिर एक और नोट में लगाता हूं। भारतीय प्रागैतिहास का जो पहला, द फर्स्ट जो क्लीवर है, जो फर्स्ट क्लीवर यानी कि विदारणी नामक जो स्टोन टूल है, ये खोजा गया है 28 सितंबर 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट और उनके जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साथी थे विलियम किंग, के द्वारा कहां से खोजा गया, तो याद रखना अतिरम पक्कम नामक स्थान जो कहां से है, वही मद्रास की कोर्टलायर घाटी से। तारीख 28 सितंबर 1863 को। और उससे पहले जो एशुलियन टाइप का क्वार्ट्जाइट जो हैंडेक्स खोजा गया था वो खोजा गया था मद्रास की ही जो कोर्टलायर घाटी का जो एक स्थल है जिसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, पल्लवरम, राइट। तो क्लीवर नामक विदारणी का प्रयोग करने वाला जो पहला मानव सम है वो भी हमें पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस नजर आता है, किसमें, मिडिल पैलियोलिथिक में। आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों ने ढंग से समझ ली है। अब आप लोग यहाँ तक की बात को एक बार आराम से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने आगे बढ़ाते हैं। पॉज करिए वीडियो को, एक एक चीज को नोट कर लीजिए। अब ये होने के बाद आप लोगों ने देखा, चूंकि पैलियोलिथिक को मैं थोड़ा सा खोल रहा हूं जिसका क्लासिफिकेशन एडवर्ड लतर्थ के द्वारा किया गया था,
तो आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस देख लिया, लोअर पैलियोलिथिक में आपने पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस देख लिया, मिडिल पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक में जो नया मानव सम हमें देखने को मिलता है, अपर पैलियोलिथिक में वो मानव सम है, याद रखना, निएंडरथल। अब निएंडरथल का हम हिंदी में भी लिख देते हैं आपके सामने, निएंडरथल। इसका संबंध आपको जिस दौर से नजर आता है वो दौर है असल में अपर पैलियोलिथिक। याद रखिएगा ये है असल में अपर पैलियोलिथिक। लेकिन एक बात और है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो मेसोलिथिक है वहां पे असल में होमो सेपियन सेपियन प्राणी आपको देखने को मिलता है, मेसोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई फीता कटा है, किसी मंत्री ने आकर फीता काट दिया कि भैया यहाँ पर तो अपर पैलियोलिथिक समाप्त हो रहा है, मेसोलिथिक आरंभ हो रहा है। नहीं, अलग अलग कालखंडों में जो इन प्रागैतिहासिक दौरों की जो स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो घुसपैठ करती नजर आ रही हैं, संक्रमण करती नजर आ रही हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह पर एक कालखंड समाप्त हुआ फिर दूसरा, ऐसा नहीं है। कई बार मेसोलिथिक की जो विशेषताएं हैं वो हमें अपर पैलियोलिथिक से ही आरंभ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि निएंडरथल के साथ साथ होमो सेपियन सेपियन का बड़ा आरंभिक होमोनिड, होमो सेपियंस सेपियंस का हमें अपर पैलियोलिथिक से नजर आ जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है निएंडरथल अपर पैलियोलिथिक के होमोनिड की, इसने हिमाच्छादित तो भाई क्या प्रश्न निकलता है हिमाच्छादित क्षेत्रों से। हिमाच्छादित क्षेत्रों का मतलब होता है पृथ्वी का वो हिस्सा जो बर्फ से ढका हुआ है। देखिएगा, घास के मैदानों में या जंगलों में जीवन यापन इतना कठिन नहीं है जितना कि बर्फीले आइस एज में, आइस जो एज वाले जो इलाके हैं। तो हिमाच्छादित क्षेत्रों की चुनौती को स्वीकार करने वाला, चुनौती को स्वीकार करने वाला जो प्रथम मानव सम हमें नजर आ रहा है, प्रथम मानव सम हमें जो नजर आ रहा है वो है निएंडरथल। क्लियर। अब इसके और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे होमो सेपियन सेपियन भी आपको दिख जाता है, याद रखिएगा, किसके अंदर, अपर पैलियोलिथिक में। अब जो आपको दूसरा जो नजर आता है, फाइनल जो होमोनिड आपको नजर आता है वो है असल में होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि होमो सेपियन असल में मानव जो प्रजाति या होमोनिड है ये हमें मेसोलिथिक से आरंभ हो जाता है, और ये फिर आपके आधुनिक काल जो नवपाषाण है प्रागैतिहासिक का सबसे जो अंतिम छोर है वहां तक भी नजर आता है, वही सेपियन सेपियन। इसलिए इसको होमो सेपियंस फिर एक बार और सेपियंस जोड़ दिया जाता है। होमो सेपियंस सेपियंस की जब बात हमारे सामने निकल कर आती है तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, ये पहला अग्नि का प्रयोग करने वाला। वैसे अग्नि का आविष्कार तो आप लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक में पिथेकैंथ्रोपस वाले दौर में हो गया, लेकिन अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव सम जो है वो होमो सेपियन सेपियन है। अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अपने कंकालों को, अपने मृतकों को दफन करने वाला प्रथम मानव सम भी होमो सेपियन सेपियन है। द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल यानी कि प्रथम बुद्धिमान मानव प्रजाति जो होमोनिड है वो भी होमो सेपियन सेपियन है, जिसका आदि पूर्वज हमें कौन सा नजर आया था, हमने देखा था अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एंड द ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो सीधा संबंध है वो डायरेक्ट किस एरा से है, हमने देखा था लोअर पैलियोलिथिक से। तो क्योंकि होमो सेपियन सेपियन का जो विकास हम लोग देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही हम लोग देख रहे हैं। तो अब आप इसकी यदि विशेषताओं की बात करूं मैं होमो सेपियन सेपियन की, पहली बात तो होमो सेपियन सेपियन हमें कौन से दौर में नजर आ रहा है, तो एक तो
मीजोलिथिक एरा में, और साथ साथ आपको नजर आ रहा है नियोलिथिक एरा में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता नजर आ रही है वो ये है अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव सम। क्लियर? और हम इसे फर्स्ट इंटेलेक्चुअल होमोनिड यानी कि प्रथम प्रज्ञ, या हम कह सकते हैं बुद्धिमान मानव सम के द्वारा भी इसे पुकार सकते हैं। इसको हमने कहा है होमो सैपियन सेपियन। इसके साथ साथ अंत्येष्टि संस्कार करने वाला, याद रखना, अंत्येष्टि संस्कार करने वाला जो प्रथम मानव सम है वो भी हमें होमो सैपियन सेपियन नजर आता है। अब क्योंकि होमो सैपियन सेपियन पहली बार हमें एस्टेब्लिश होता नजर आता है कौन से काल में? मीजोलिथिक में। आरंभिक दौर पर आप समझ सकते हो अपर पैलियोलिथिक में भी ये मतलब दृष्टि गोचर होता है इस कालखंड में कई स्थलों पर कि होमो सैपियन सेपियन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर ये हो रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अवधि में सबसे पहले मनुष्य ने, मानव सम ने अपने मृतकों को दफन करने की रीति रिवाज या अंत्येष्टि संस्कार करना जो आरंभ किया वो मेसोलिथिक से। ये फायदा है इस तरह की टीचिंग का, ये चीजें कोरिलेट होती हैं, अंतर संबंधित होती है और सहजता से समझ में आती है। क्योंकि पहली बार जिस मानव सम ने अग्नि को प्रयोग में लिया वो होमो सैपियन सेपियन है, लेकिन अग्नि का स्पष्ट प्रयोग हमें नियोलिथिक काल में नजर आता है। क्लियर है? अग्नि का प्रयोग नियोलिथिक में। अंत्येष्टि संस्कार हमें सबसे पहले नजर आता है किस दौर में? तो फिर आपका वहां पर स्पष्ट तौर पर आंसर निकल कर सामने आएगा, वो दौर है हमारा मीजोलिथिक। अब किस मीजोलिथिक साइट से आपको अंत्येष्टि संस्कार नजर आते हैं ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। तो याद रखिएगा यूपी उत्तर प्रदेश के जो मीजोलिथिक साइट्स हैं, सराय नाहर राय, बेलन नदी घाटी यूपी, महादहा यूपी, बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो लेकिन सबसे प्राचीन भारतीय प्रागैतिहास के जो अंत्येष्टि संस्कार, जो कब्रें हमें नजर आ रही हैं वो मध्य पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद के आसपास के एरिया, सराय नाहर राय एवं महादहा से, जहां से में भारतीय प्रागैतिहास के प्रथम युद्ध या आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, प्रथम झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, प्रथम कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। झोपड़ियों में प्रथम स्तंभ गर्त, जिनको हम कहते हैं पिट्स, मतलब सॉकेट पिट्स भी बोलते हैं, जिन पर एक बैम्बू या लकड़ी खड़ी करके ऊपर झोपड़ी तानी जाती थी, वो स्तंभ गर्त कहलाते हैं। ये तमाम चीजें हमें मीजोलिथिक, और ये भी याद रखिएगा जब बातें चल रही है संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में पहली बार मृद भांड, जो बिना चाक के हाथ द्वारा निर्मित अधगढ़ मृद भांड हैं, वो भी हमें मीजोलिथिक से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास नहीं माय डियर, संपूर्ण वैश्विक वर्ल्ड प्री हिस्ट्री में, वैश्विक प्रागैतिहास में सबसे प्राचीन यदि मानव द्वारा अपने हाथों से निर्मित बिना चाक के मृद भांड नजर आ रहे हैं तो वो यूपी का जिसको हम चौपानी मांडो स्थल है, वो मध्य पाषाणिक स्थल है, वहीं से हमें नजर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, चीजें आपको बहुत बेहतर से समझ में आई होगी। मानव सम की जो यात्रा आप लोगों ने देखी वो प्लीस्टोसीन एरा से आरंभ होकर होलोसीन एरा तक जा रही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसका संबंध लोअर पैलियोलिथिक से है, से विकास होता है। अपर मिडिल पैलियोलिथिक में पिथेकैंथ्रोपस एवं होमो इरेक्टस से विकास होता है। अपर पैलियोलिथिक में निएंडरथल से विकास होता है। होमो सैपियन सेपियन जो अपर पैलियोलिथिक से ही फिर मीजोलिथिक और नियोलिथिक तक जाता है। घास के मैदानों को काम में लेने वाला पहला जो हमें होमोनिड है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जिसको होमो सैपियन सेपियंस का आदि पूर्वज मानव सम या होमोनिड भी पुकारा है। फिर उसके बाद जिसने हेंडेक्स को काम में लिया, विदारणी को काम में लिया, जिसने पहली बार अग्नि का आविष्कार किया, वो हमें पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस नजर आता है। होमो इरेक्टस पहला मानव सम था जो अर्ध उत्तान, थोड़ा सा आधी खड़ी स्थिति में चला, जिसने अपने हाथों को फ्री किया। और अपर पैलियोलिथिक में जो आपको निएंडरथल नजर आता है, जिसने कि हिमाच्छादित मैदान, हिमाच्छादित क्षेत्रों की चुनौतियों को पहली बार काम में लिया।
और होमो सेपियंस जो स्पष्ट तौर पर अंतिम मानव समय, आधुनिक मानव प्रजाति जो आप और मैं हूँ, जो मीजोलिथिक और नियोलिथिक में हमें एस्टेब्लिश नजर होता आता है, जो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल यानी कि प्रथम प्रज्ञ बुद्धिमान मानव समय, इसने अग्नि को काम में लिया, अग्नि को प्रयोग में लिया और पहली बार अंत्येष्टि संस्कार करना आरंभ किया। तो आज के सेशन की यात्रा को मैं फाइनली यहीं पर छोड़ता हूँ। इंतजार कीजिए और हैवी एकेडमिक कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड सेशंस को, इसी प्रीहिस्ट्री को भी थोड़ा लंबा दौर चलेगा। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक आप लोग मुझे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा ताकि मुझे आप लोगों से ये जानकारी मिलती रहे कि सेशन आपके लिए कितने काम के, और इससे मुझे ये प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी कि इन सेशंस को कितनी और एक अच्छे वेटेज के साथ मुझे कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।